गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में अपन लोगों ने सेक्शन 7(1)(a) मीनिंग ऑफ सप्लाई देखा था। डबल ए पेंडिंग था। बी, सी, सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(2)(a), बी, 7(3)(a और बी, और सेक्शन 8(a) और बी देखा था। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। और अपन ने शेड्यूल 2 को छोड़कर 3 पढ़ लिया था। और अब हमको क्या पढ़ना है? एक तो शेड्यूल 2 पढ़ना है, एक 7(1)(a) पढ़ना है, और कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर ऑब्लिक नोटिफिकेशंस ये पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने आपको एक फाइल भेजी है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगेन फाइल आपके पास दो प्रकार की फाइल है, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो आई होप आप लोगों ने सबने कर लिया होगा। आइए अब देखो, सबसे पहले ये 4 सेक्शन तो बताते हैं किसे सप्लाई मानेंगे। ये बोलते हैं सब कुछ है तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर सप्लाई है तो सप्लाई का नेचर क्या है, वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। तो इसके लिए आपको शेड्यूल 2 पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शेड्यूल 2 के अंदर जो पहला पॉइंट ये है, ट्रांसफर। अगर आप किसी गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दो तो सीधी सी बात है, उसको हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे। ऑनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर करो या फ्यूचर में ट्रांसफर करो, फॉर एग्जांपल हायर परचेज, तो उसको गुड्स की सप्लाई बोलेंगे। लेकिन जहां आपने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की, केवल राइट टू यूज दिया है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। वैसे तो आपको पता है, लैंड और बिल्डिंग अगर कंप्लीटेड बिल्डिंग है तो अगर हम इसकी सेल करते हैं तो शेड्यूल 3 के हिसाब से वो सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने लैंड और बिल्डिंग को लीज पे दिया, टेनेंसी पे दिया, लाइसेंस पे दिया, ठीक है, तो अगर हम इनको रेंट वगैरह पे देते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ओके बच्चों, अगर आपने एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने किसी जॉब वर्कर को माल भेजा कोई काम करने के लिए, तो ये तो सप्लाई नहीं, क्योंकि बेचा थोड़ी है। जॉब वर्कर ने उस गुड्स को रिटर्न किया, तो ये तो सप्लाई नहीं है। लेकिन जॉब वर्कर जब उसके लिए चार्ज लेगा, तो उसको जॉब वर्कर के जो काम को हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अच्छा, अब जैसे आपको पता है कि अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सप्लाई करते हैं, है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? इवन विदाउट कंडीशन सप्लाई मानते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट है कि जैसे कोई गुड्स जो आपकी बिजनेस का पार्ट था, कोई गुड्स जो आपकी बिजनेस एसेट का पार्ट था, और अब आपने उसको परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर दिया, इवन चाहे पर्सनल पर्पज के लिए, परमानेंटली आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। अगेन वही वाली बात, अगर परमानेंटली ट्रांसफर करोगे तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। लेकिन अगर आप कोई गुड्स आपके पास पड़े हुए, बिजनेस गुड्स पड़े हुए हैं, आपने ट्रांसफर नहीं किया बट आप उसको पर्सनल यूज के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कुल मिलाकर एक ही बात निकल के आ रही है कि अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को भी अगर परमानेंट ट्रांसफर कर दो तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, और अगर आप परमानेंट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ओके, उसके बाद एक यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे बच्चों, जब आप बिजनेस करते हैं तो आपने कोई मान लो गुड्स क्या किए, परचेज किए। तो जब आपने गुड्स परचेज किए होंगे तो परचेज की आपने क्या ले ली होगी? आईटीसी ले ली होगी। सरकार आपको आईटीसी क्यों देती है? कि व्यापारी को आईटीसी क्यों देती है? कि व्यापारी आगे कमा के देगा, ठीक है, सेल करेगा और कमा के देगा, और सरकार को आउटपुट भी देगा। लेकिन मान लो आपने स्टॉक की आईटीसी ले ली और फिर आपने अपना बिजनेस क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये तो सरकार के साथ चोट हो गई। सरकार ने तो आईटीसी इसलिए दी थी कि आप सरकार को आगे कमा के दोगे, लेकिन आपने तो अपना व्यापार बंद कर दिया। तो उस केस के अंदर जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, या मतलब जो भी आपकी बिजनेस एसेट आप बेचोगे, तो उसको सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने गोइंग कंसर्न के आधार पर अपना व्यापार किसी अनादर पर्सन को ट्रांसफर किया है, तो मतलब गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि आपने अपना व्यापार बंद कर दिया, अब सामने वाला आपके व्यापार को संभाल रहा है।
तो आपके स्टॉक को सामने वाला बेचेगा, तो सामने वाला सरकार को आउटपुट दे देगा, तो फिर ये नियम अप्लाई नहीं होगा और उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इमूवल प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे देते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब एक होता है अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। जैसे एक अगर आप लैंड बेचते हैं, लैंड, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कंप्लीटेड बिल्डिंग बेचते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उस घटना को लॉ में सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अब अंडर कंस्ट्रक्टेड क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक बिल्डर को बिल्डिंग कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट मान लो 1 जुलाई को मिला, 1 जुलाई 22 को। अब जो कंसिडरेशन था, जिसने फ्लैट खरीदा, कुछ कंसिडरेशन यहां दे दिया, पूरा का पूरा यहां दे दिया। दूसरा केस, कुछ कंसिडरेशन यहां दे दिया और यहां दे दिया। और तीसरा केस, सारा कंसिडरेशन बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद दिया, यहां कुछ भी नहीं दिया। तो अगर यहां पूरा कंसिडरेशन दे दिया सर्टिफिकेट से पहले तो उस पर जीएसटी लगेगा, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। कुछ पहले और कुछ बाद में तो भी इस पे जीएसटी लगेगा, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। लेकिन अगर इंटायर कंसिडरेशन बाद में दिया तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? या तो बिल्डिंग कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट होने के पहले आपने कुछ या पहला कंसिडरेशन दिया जब तो जीएसटी लगेगा। तो लॉ में दो लैंग्वेज लिखी हुई है, या तो बिल्डिंग कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट या फर्स्ट यूजर आने से पहले। या तो बिल्डिंग कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट मिल गया या उस बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट यूजर आ गया उसको यूज करने के लिए, दोनों में से जो भी पहले हो। अगर उस घटना से पहले इंटायर या पार्ट पेमेंट रिसीव हो गया तब तो उस पर जीएसटी लगेगा और सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। लेकिन इस घटना के बाद मिला तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर आप किसी को अपना आईपीआर राइट यूज करने के लिए देते हो तो बताओ उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। आपने किसी के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट किया तो बताओ उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। आपने किसी गुड्स को राइट टू यूज दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। हाँ, अब ये है कि एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, आपने किसी के लिए कोई एक्ट किया या एक्ट छोड़ दिया या आपको कुछ ना करने के बदले पैसे मिला, लाइक कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह, इन सबको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो जैसे आपने कोई होटल बुक कराई, मान लो होटल में आप रुके ही नहीं, तो आपने होटल बुक कराते समय जो उसको चार्जेस दिए थे, एडवांस दिया था, उसने फॉरफिट कर लिया तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। इस वाले पॉइंट पे एक सर्कुलर भी आया है, तो मैं आगे वाली क्लास में उसको डिस्कस भी करूंगा वो सर्कुलर क्या है। हालांकि सर्कुलर फाइनल में ज्यादा आने के चांस होते हैं, बट एक बार फिर भी डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपने ए को बोला कि मेरे कमरे में पेंट कर दे, गुड्स भी तेरे को लेके आने और सर्विस भी तेरे को देनी है। जब गुड्स और सर्विस सिंगल प्राइस पे हम लेते हैं, अगर कोई गुड्स और सर्विस सिंगल प्राइस पे आप किसी को देते हो और जो उससे जो चीज बनेगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी निकल के आती है, उसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर ने आपके लिए पेंट किया तो उसने गुड्स भी लगाए और आपको सर्विस भी दी और उससे जो चीज बन के निकल के आई वो इमूवेबल है। तो बताइए, जो बिल्डर ने आपको सर्विस दी उसको बोलेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ऐसे ही जो रेस्टोरेंट के अंदर आप फूड खाने खाते हैं, बताइए रेस्टोरेंट वाले ने आपको किस चीज की सप्लाई की? गुड्स की सप्लाई की, सर्विस की सप्लाई की? सर्विस की सप्लाई की। सर ये तो समझ में आ गया कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो गुड्स की सप्लाई है, और अगर राइट टू यूज तो सर्विस की सप्लाई है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता दूं। तो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? ये कोई सी भी 5 लाइनें लिखी हुई आएगी। मान लो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये आ गया, और पूछेगा कि बताओ इसका नेचर ऑफ सर्विस क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस। तो सर फिर हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो आपको सेक्शन 7(1) लिखना पड़ेगा। अगर कोई चीज सप्लाई है तो क्या वो गुड्स की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई है, इसको शेड्यूल 2 बताएगा। फिर एट पर शेड्यूल 2 इस लाइन को एज इट इज उठाना और उसके आगे लिख देना डैश करके इट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताओ कौन कौन से केस है जिनको गुड्स की सप्लाई बोलते हैं, सर्विस की। इनमें से कोई 4-5 केस आएंगे, फिर आपसे पूछेगा बताओ ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। अच्छा, ये क्यों पूछते हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है? कल की क्लास में बताया था कि इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे गुड्स वाले के लिए नियम अलग है
और सर्विस वाले के लिए नियम अलग है। तो मैंने आज आपको शेड्यूल 2 भी समझा दिया। तो बताइए सप्लाई किसे कहते हैं? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, disposal made, agree to be made, for consideration during the course of business or furtherance of business. 7(1)(b) supply also include import or service for consideration चाहे business हो या ना हो। supply also includes activity covered in the schedule 1 will be treated supply even there is no consideration। ठीक है। 7(2)(a) there are certain supply which are covered in the schedule 3rd which will neither be treated supply of goods nor will be treated supply of service। फर्दर सभी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में जो फंक्शन बता रखे हैं, अगर वो गवर्नमेंट वो वाले फंक्शंस करती है पब्लिक इंटरेस्ट में तो उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। फर्दर अगर कोई चीज गुड्स की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई है, शेड्यूल 2 बताएगा कौन से 4 केस है जहां बिना कंसिडरेशन को भी सप्लाई मानेंगे, वो शेड्यूल 1 बताएगा। कौन कौन से 8 केस है जहां सब कुछ है तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अच्छा, एक बच्चों एक अमेंडमेंट आया था आज से 2 साल पहले। जैसे एक क्लब है और वो अपने मेंबर्स को सेवाएं दे रहा है, फॉर एग्जांपल जय क्लब, एक जय क्लब है जो अपने मेंबर को सेवाएं दे रहा है फॉर कंसिडरेशन। तो बच्चों क्लब नॉन प्रॉफिट एंटिटी के रूप में काम कर रहा है, मतलब मेंबर से ही पैसा लेता है और मेंबर पे ही खर्च करता है। तो जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो अगर एक क्लब अपने मेंबर्स को सेवाएं देता है, सारे के सारे मेंबर्स क्लब को कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्लब अपने मेंबर से पैसा लेता है और उन मेंबर्स पे ही खर्चा करता है, आउटसाइडर की एंट्री नहीं होती, तो इनकम टैक्स में क्लब और मेंबर को एक ही आदमी माना है और उस क्लब की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में सेक्शन 7(1) ये बोलता है एक क्लब अगर अपने मेंबर्स को सेवाएं देता है फॉर कंसिडरेशन, चाहे इमीडिएट हो, कैश हो, डेफर्ड हो, तो क्लब की सेवाओं पे जीएसटी लगेगा। अगर क्लब ने मेंबर्स को गुड्स की सप्लाई की है तो उसको गुड्स की सप्लाई बोलेंगे, और अगर सर्विस की दी है तो सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। भले ही वेरियस केस लो ने क्लब और मेंबर को एक माना है, बट जीएसटी के अंदर दोनों को हम क्या मानेंगे? अलग अलग मानेंगे। तो बच्चों आई होप आपको ये पूरे सेक्शन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये तो क्या बताता है किन किन को सप्लाई मानेंगे, ये क्या बताता है किन को सप्लाई नहीं मानेंगे, और अगर सप्लाई है तो सप्लाई का नेचर क्या है। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो आपको ये 4 सेक्शन लिखने पड़ेंगे ए बी सी। डिफाइन विच आर द कंसिडरेशन विल बी ट्रीट, विच आर द सप्लाई विल बी ट्रीटेड सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो आपको वो परमानेंट ट्रांसफर, सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, प्रिंसिपल एजेंट और इंपोर्ट और सर्विस वाला प्रोविजन लिखना पड़ेगा, उनके प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। विच आर द सर्विस नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई गुड्स और सर्विस। सर बोलिए। सर वो 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा नेटवर्क ग्लिच आ गया था, अभी वो रिपीट कर अब देंगे प्लीज अभी। वो अपलोड होगी क्लास में, है ना। यहाँ तक की बात करें विच आर विल बी ट्रीटेड सप्लाई गुड्स और सर्विस, तो 7 कौन सा बताएंगे? इसके अंदर आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। बताइए क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? एक तो पूछेगा मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई, तो आपको सेक्शन 7 लिखना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानेंगे, तो आपको शेड्यूल 1 लिखना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां सब कुछ होने को भी सप्लाई नहीं मानेंगे, शेड्यूल 3 लिखना पड़ेगा। डिफाइन द इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बताना पड़ेगा कि कब तो 7(1)(b) लगेगा और कब शेड्यूल 1 लगेगा। एक आपसे पूछेगा डिफाइन द कंपोजिट सप्लाई, डिफाइन द मिक्स सप्लाई, आपको कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो एक तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपसे सिचुएशन बना के देगा कि भैया एक इंपोर्ट और सर्विस हुई है, आपने अपने ब्रदर से ली है पर्सनल पर्पज के लिए, तो क्या इसको सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे। या एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को सेवाएं दी है, रेंटल सेवाएं, क्या उसको सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे। तो या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे या सिचुएशनल क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको, लेकिन कुछ भी आए आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद अब इस चैप्टर में कुछ सर्कुलर्स आए हुए हैं। तो सर्कुलर 2 प्रकार के आ रखे हैं कि देखो मैंने क्या बोला कि कोई डिस्प्यूट है कि ये गुड्स की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई है,
तो वैसे तो शेड्यूल 2 बता देगा कि ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है, लेकिन मान लो कोई ऐसा डिस्प्यूट जो शेड्यूल 2 में कवर नहीं है, तो सरकार के पास दो ऑप्शन है, या तो अमेंडमेंट लाके शेड्यूल 2 को अपडेट कर दे। अमेंडमेंट साल में एक बार आता है तो टाइम लग जाएगा। तो सरकार सेक्शन 7(3) और ए और बी की पावर को यूज करते हुए, सेक्शन 7(3) ए और बी की क्या पावर को यूज करते हुए क्या करती है, नोटिफिकेशन इशू करके बता देती है कि ये गुड्स की सप्लाई है सर्विस की। तो एक तो मैं आपको ये बताऊंगा जो शेड्यूल में कवर नहीं है कौन कौन से नोटिफिकेशन आ रखे हैं, और एक सर्कुलर आया हुआ है कि प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्प्यूट है कि यार ये गुड्स की ये सप्लाई है या नहीं है, ये सप्लाई माने भी या ना माने, इसके लिए भी सर्कुलर आए हुए हैं। तो सर्कुलर वो मैंने दिए, हालांकि सर्कुलर फाइनल में ज़्यादा आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा कि जो आपके एग्जाम में आने की उसकी क्या है प्रॉबिलिटी है, वो कौन कौन से सर्कुलर है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर नंबर 1, है ना, एक प्रिंटिंग वाला सर्कुलर आया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पूछूं, ठीक है, जैसे मान लो आप एक आप एक शॉप पे गए, है ना, शॉप पे गए और उस शॉप पे आपने बोला कि मुझे ये टी शर्ट खरीदनी है ना, तो आपने बोला मुझे टी शर्ट खरीदनी है और आपने 200 टी शर्ट का ऑर्डर दे दिया। तो नो डाउट आप टी शर्ट खरीदने कहाँ जाएंगे, सर हम टी शर्ट खरीदने जाएंगे जो टी शर्ट बेचता है, कपड़े बेचता है। अब आपको उस पर लिखवाना है सचिन अजमेरा क्लासेस का नाम। तो या तो मैं टी शर्ट लेकर किसी प्रिंटर के पास जाऊं कि प्रिंटर इस टी शर्ट पे क्या लिख दे, सचिन अजमेरा का नाम लिख दे। तो ऐसे केस में टी शर्ट वाले ने तो मुझे गुड्स की सप्लाई की और प्रिंटर वाले ने मुझे सर्विस की सप्लाई की। लेकिन जनरली बच्चों ऐसा होता नहीं है। जिससे हम टी शर्ट खरीदते हैं या मान लो कोई ट्रॉफी खरीदते हैं या मान लो कोई एनवलप खरीदते हैं या शादी का कार्ड खरीदते हैं, उसी को बोल देते हैं भैया प्रिंटिंग भी कर दे। तो फिर वो क्या करता है, टी शर्ट वाला बोलता है कि मैं 200 रुपये तो क्या लूंगा, टी शर्ट के लूंगा और 50 रुपये प्रिंटिंग के लूंगा, लेकिन वो ब्रेकअप नहीं देता। वो कहता है मैं तो 250 रुपये लूंगा इस काम करने के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टी शर्ट बेचने वाले ने हमको गुड्स की सप्लाई भी की और प्रिंटिंग की सप्लाई भी की, तो अब इसको क्या माने, टी शर्ट वाले को क्या माने। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि टी शर्ट वाले ने हमको प्रिंटिंग की सप्लाई की, ना ना ना, टी शर्ट वाले ने हमको टी शर्ट बेची है, मतलब डोमिनेट क्या कर रहा है, गुड्स। तो इसको बोलेंगे गुड्स की सप्लाई। क्या बोलेंगे, गुड्स की सप्लाई। ठीक है। अच्छा, एक केस क्या होता है, मैं किसी प्रिंटर के पास गया कि भैया मुझे मेरी बुक छपवानी है, ये मेरी पेन ड्राइव है, इसके अंदर ये नोट्स है, इसको आप छाप दीजिए। तो प्रिंटर क्या करेगा, बुक छापने के लिए पेपर यूज करेगा, इंक यूज करेगा, वेरियस चीज़ें यूज करेगा। तो उसने हम पेपर भी यूज किया और कई प्रकार की सर्विस भी दी। तो अब बताइए उस केस के अंदर प्रिंटर के लिए मेन चीज़ क्या था, पेपर बेचना या प्रिंटिंग करना। सर प्रिंटर के लिए मेन चीज़ यहाँ पे था प्रिंटिंग करना। हम प्रिंटिंग के लिए उसके पास गए थे ना कि पेपर खरीदना, पेपर खरीदना था तो हम किसी स्टेशनरी वाले के पास भी चले जाते। तो यहाँ डोमिनेट क्या कर रहा है, सर्विस। तो बताओ प्रिंटर की सप्लाई को हम क्या बोलेंगे, सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। ऐसा ये सर्कुलर बोल रहा है। आई होप ये वाली बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। तो एक तो ये हो गया। तो बताओ ये सर्कुलर किस चीज के लिए बना हुआ है, बताओ, ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। अच्छा, एक होता है बच्चों रीट्रेडिंग ऑफ टायर। अगर आप गूगल पे इसको टाइप करेंगे, रीट्रेडिंग ऑफ टायर को अगर आप टाइप करेंगे तो देखो कुछ ऐसा निकल के आएगा। ऐसा निकल के आएगा। अब दो बातें हो गई, जैसे मान लो आपके पास कोई पुराना टायर है, आपके पास कोई पुराना टायर है और आप ये इस आदमी के पास लेके गए कि भैया मेरे इस टायर को ना वापस से नया कर दे। तो यहाँ टायर आपका था, इसने कुछ वर्क किया, नो डाउट वर्क करते समय कुछ मटेरियल भी लगाएगा, लेकिन यहाँ पे इसने क्योंकि गुड्स आपके थे इसने कुछ वर्क किया है, तो इसके काम को बोलेंगे सर्विस की सप्लाई। क्या बोलेंगे, सर्विस की सप्लाई। कभी कभी ऐसा होता है ये लोग क्या करते हैं, टायर को खरीद लेते हैं, पुराने टायर्स को खरीद लेते हैं। ये लोग पुराने टायर्स को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद टायर की ओनरशिप इनके पास आ गई और फिर उस पर ये लेयर चढ़ाते हैं और फिर उस टायर को बेचते हैं। तो बताइए यहाँ पे इन्होंने टायर खरीद के बेचा है ना, तो इसको बोलेंगे गुड्स की सप्लाई। क्या बोलेंगे,
गुड्स की सप्लाई। तो आई होप ये वाला सर्कुलर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे तो ये चीज़ें शेड्यूल 2 में कवर हो जानी चाहिए थी, बट शेड्यूल 2 में इनको कवर नहीं किया गया, तो इसके लिए सरकार ने फिर सर्कुलर इशू क्लियर करके बता दिया इसको क्या मानेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट आ रहा है बस बॉडी बिल्डिंग की सर्विस। बस बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। जैसे अपन अगर बस बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे, तो अगर आप यहां लिखेंगे बस बॉडी बिल्डिंग, जैसे टाटा मोटर ने ऐसे गाड़ी बनाई, तो देखो टाटा मोटर की फैक्ट्री में ये गाड़ी बन गई ऐसे, ये ऐसे गाड़ी बन गई, आपने देखा होगा रोड पे। फिर ये तो टाटा मोटर होता है। फिर टाटा मोटर क्या करता है, कई कंपनियां होती है जो इसके ऊपर बॉडी बना देती है और फिर वो बस ऐसे बना देती है। तो यहाँ तो ये तो टाटा मोटर ने किया और ये काम जॉब वर्कर ने किया। तो जब जॉब वर्कर ने बिल्डिंग बनाई होगी तो उसमें सर्विस भी दी होगी, मटेरियल भी लगाया होगा। तो नाउ क्वेश्चन उठता है कि अब इसको क्या माने। तो बच्चों वैसे तो सर्कुलर क्लियर करने के लिए आता है कि इसको क्या माने, लेकिन सर्कुलर ने क्लियर ही नहीं किया कि इसको क्या माने और कह दिया कि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस पे डिपेंड करेगा। तो आपको भी फिर ऐसे ही लिखना है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस पे डिपेंड करेगा। बट फिर भी ऐसा लगता है कि ये सर्विस की सप्लाई है, बट फिर भी आप एग्जाम में लिखेंगे इट डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो बच्चों मैंने आपको 3 सर्कुलर बता दिए। एक सर्कुलर कौन सा बताया, प्रिंटिंग वाला बताया। एक कौन सा बताया, रीट्रेडिंग ऑफ टायर वाला बताया। एक कौन सा बताया, बस बॉडी बिल्डिंग, जहां बता दिया गया कि इनको गुड्स की सप्लाई माने या सर्विस की सप्लाई माने। ओके सर। अब ये 3 सर्कुलर तो किस पे थे कि बताओ इस सप्लाई का नेचर क्या है। अब 2-3 सर्कुलर इस पे आए हुए हैं कि भैया ये सप्लाई है या नहीं है, ये सप्लाई है या नहीं है। अब इस पे सर्कुलर आया है। अब जैसे मान लो आपने एक पेंटिंग बनाई, आपने एक पेंटिंग बनाई और आप उसको मान लो रविंद्र मंच पे ले गए और आपने अपनी पेंटिंग को रविंद्र मंच में डिस्प्ले कर दिया और रविंद्र मंच वालों को बोला कि अगर ये बिकेगी तो आधा पैसा आपका और आधा हमारा। तो क्या डिस्प्ले करने से वो बिक गई, या जब वो आगे बिकेगी तब। तो जीएसटी कब लगेगा, डिस्प्ले करने से जब आगे बिकेगी। तो लॉ में सर्कुलर ने क्लियर कर दिया केवल डिस्प्ले करने से जीएसटी नहीं लगेगा, जब वो पेंटिंग आगे बिकेगी तब उस पर जीएसटी लगेगा। ओके सर, हमको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अच्छा, अब एक सर्कुलर आया हुआ है भैया एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। तो देखो मान लो बच्चों ए है ना, इसकी एल्कोहल की शॉप है और बताओ अगर ये एल्कोहल बेचता है तो आपको पता है सेक्शन 9(1) में एल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। ओके सर, इस पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है, अब सपोज कीजिए एल्कोहल बेचने पे तो जीएसटी लगता नहीं है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट वो जो एल्कोहल लिकर जो होता है ना, उनके शॉपकीपर को एल्कोहल लाइसेंस देती है, लाइसेंस। उसके बाद ये एल्कोहल बेच सकते हैं। तो इस लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट 10 लाख रुपए लेती है, 10 लाख रुपए। तो अब नाउ गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बेचा है, लाइसेंस बेचा है। और अभी अपन ने क्या पढ़ा था, लाइसेंस बेचने पे भी जीएसटी लगता है, क्योंकि सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक सर्कुलर आया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बेचती है तो ना तो उसको गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना इसको सर्विस की सप्लाई मानेंगे। लॉजिक जब मैं आपको पढ़ाता था तो मैंने लॉजिक आपको वहां समझा दिया था कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन अभी सिंपल सा सुन लो कि गवर्नमेंट ने अगर एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बेचा तो ना तो उसको गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की सप्लाई मानेंगे। ओके सर, ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। ठीक है, देर आफ्टर हम आगे आते हैं। एक बच्चों, एक यहाँ पे डायरेक्टर के ऊपर भी सर्कुलर आया हुआ है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है डायरेक्टर। एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट वाली सेवाएं दे रहा है और अदर देन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डायरेक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर या पार्ट टाइम डायरेक्टर, है ना। तो जो, अब सुन लो, पहली बात तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप एम्प्लॉय हो और आप एम्प्लॉय वाली सेवाएं दे रहे हो तो शेड्यूल 3 ये बोलता है इस सेवा पे जीएसटी नहीं लगेगा।
अगर आप एम्प्लॉय हो और बट अदर देन एम्प्लॉयमेंट वाली सेवाएं दे रहे हो, मतलब जैसे रेंट पे जगह दे दी, तो यहाँ जीएसटी लगेगा। ठीक है, एक तो ये बात है। अब ऐसी बात अगर हम डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसका मतलब वो कंपनी का एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय है तो सेक्शन 192 में टीडीएस कटेगा। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो उसको पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो उसको डायरेक्टर सिटिंग फीस मिलेगी, और इस पर सेक्शन 194 जे में टीडीएस कटेगा। तो अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय वाली सेवाओं पर तो जीएसटी लगेगा नहीं, और अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो वो अदर सेवाएं जो दे रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा, और लगेगा तो फिर आरसीएम बेसिस पे लगेगा। तो अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो और वो एम्प्लॉय वाली सेवाएं दे रहा है तो जीएसटी लगेगा नहीं, और अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है बट वो अदर देन एम्प्लॉय वाली सेवाएं दे रहा है तो जीएसटी लगेगा, और डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है ही नहीं तो डायरेक्टर की सेवाओं पे जीएसटी लगेगा, और लगेगा तो फिर आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगेगा। ऐसी बात यहाँ पे इस सर्कुलर ने बोल रखी है। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई। एक आता है टेनेंसी वाला, टेनेंसी वाला सर्कुलर। ये टेनेंसी वाला सर्कुलर बच्चों क्या बोलता है कि जैसे मान लो एक शॉप है ना, उसका ओनर है ए, और इस ए ने बी को क्या दिया, शॉप टेनेंसी राइट पे दे दी, टेनेंसी राइट। ठीक है, टेनेंसी राइट बोल लो है पगड़ी में। जब हम किसी को टेनेंसी राइट या पगड़ी पे कोई शॉप दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो किराएदार होता है ना, वो केवल ओनर को रेंट पे करेगा, और किराएदार के पास पावर है कि वो अपना टेनेंसी राइट किसी और को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। मतलब वो किसी किराएदार किसी आगे किसी को अपना टेनेंसी राइट बेच देगा, तो वो आगे जिसको बेचा वो ओनर बन जाए, वो उसके बाद टेनेंसी राइट आ जाएगा, फिर वो आगे वाला एक को रेंट पे करेगा। तो नाउ अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो आपने टेनेंसी राइट बेचा तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा। तो इसके लिए यहाँ एक डिस्प्यूट था कि टेनेंसी राइट पे जीएसटी लगे या ना लगे। तो बच्चों आपको पता है शेड्यूल 2 के अंदर अगर आप किसी को टेनेंसी राइट देते हो तो स्पेशली बोला हुआ है कि बताओ इस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। इसको हम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, और अगर आप किसी को टेनेंसी राइट दे रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा। बच्चों ये अभी मैं जस्ट आपको एक प्रोविजन याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या होते हैं अपन इन डिटेल क्लास में इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो मेरी बात वापस सुन लो। ये ए है, इसने बी को क्या दिया, टेनेंसी राइट दिया, और बी ने अपने टेनेंसी राइट को सी को बेच दिया। भले ही इस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती हो, बट ये है तो टेनेंसी राइट ना, किराए पे तो दिया है, और इस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ऐसा सर्कुलर ये बोल रहा है। एक सर्कुलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो पार्ट है। ये है प्रिंसिपल और एजेंट, इसके बारे में बात कर रहा है। बच्चों दो सिस्टम होते हैं, जैसे मान लो एक ए है, ए कौन है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ऐसे मैं ए की जगह प्रिंसिपल ही यूज कर लेता हूं वर्ड, प्रिंसिपल है। एक कौन है, एजेंट है। और एक कौन है, कस्टमर है। एक है दूसरा एग्जांपल, प्रिंसिपल है, कस्टमर है, और एजेंट ऊपर है। अब यहां पे मान लो एक प्रिंसिपल इसको माल देता है और एजेंट सी को देता है। अगर यहाँ पे इनवॉइस जो है वो सी को कौन दे रहा है, इनवॉइस इशू बाय एजेंट, तो इस वाले एजेंट को हम शेड्यूल 1 वाला एजेंट बोलेंगे। जहां पे एजेंट के पास पावर है किसकी, इनवॉइस इशू करने की, तो इसको शेड्यूल 1 वाला एजेंट बोलेंगे। उस केस में जब आप सेक्शन 22 पढ़ेंगे तो ये टर्नओवर जो होगा वो एजेंट का ही माना जाएगा। लेकिन जहां पे एजेंट केवल मिला रहा है और प्रिंसिपल डायरेक्ट सी को इनवॉइस इशू करेगा, तो इसको हम शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं बोलेंगे, शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं बोलेंगे, और सेक्शन 22 भी अप्लाई नहीं होगा, और टर्नओवर जो टर्नओवर होगा वो प्रिंसिपल का ही माना जाएगा। तो बताइए शेड्यूल 1 में हम बोलते हैं ना प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करेगा इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो वो ये वाले एजेंट की बात हो रही है जहां एजेंट अपने नाम से आगे इनवॉइस इशू करेगा। अगर ये वाला एजेंट है तो वो शेड्यूल 1 में कवर्ड नहीं है। तो बताइए शेड्यूल 1 वाला एजेंट कौन होता है,
जो कस्टमर को माल बेचेगा प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज करके या बिना डिस्क्लोज करके, तो उसको बोलेंगे शेड्यूल 1 वाला एजेंट। और जीएसटी में जो भी सेक्शन 22 या 24 में जो प्रोविजन है या शेड्यूल 1 में जो प्रोविजन है, वो ऐसे वाले एजेंट के बारे में है जो अपने नाम से आगे इनवॉइस इशू करेगा। जो अपने नाम से इनवॉइस इशू नहीं करेगा तो वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है। इस केस में टर्नओवर भी प्रिंसिपल का माना जाएगा, सब कुछ प्रिंसिपल का ही माना जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 1 में वाला एजेंट कौन होता है। तो वापस सुन लो, जहां प्रिंसिपल एजेंट को माल देगा और एजेंट कस्टमर को देगा, और एजेंट जो कस्टमर को इनवॉइस काटेगा वो अपने नाम से काटेगा, एजेंट के नाम से, भले ही प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज करे ना करे, तो उस केस को हम बोलते हैं शेड्यूल 1 वाला एजेंट। ये रेस्पॉन्सिबल एजेंट है। कौन सा बच्चों? रेस्पॉन्सिबल एजेंट। और जहां प्रिंसिपल डायरेक्ट इनवॉइस काटेगा तो उसको हम शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं बोलेंगे और रेस्पॉन्सिबल एजेंट नहीं मानेंगे। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप शेड्यूल 1 वाले एजेंट हो तो एजेंट ने जो कस्टमर को माल बेचा वो एजेंट का टर्नओवर ना कि प्रिंसिपल का। लेकिन अगर आप शेड्यूल 1 वाले एजेंट नहीं हो, मतलब प्रिंसिपल डायरेक्ट इनवॉइस काटेगा, तो उस केस में टर्नओवर प्रिंसिपल का माना जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर ही एक डेल ट्रेडर वाला सर्कुलर भी आया हुआ है, और ये सर्कुलर भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब सपोज करो पहला केस, एक प्रिंसिपल है, एजेंट ऊपर है और कस्टमर नीचे है, तो हम बोलेंगे नॉट शेड्यूल 1 वाला एजेंट। दूसरा केस क्या है? एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल किसको सप्लाई कर रहा है? एजेंट को सप्लाई कर रहा है, और एजेंट किसको सप्लाई कर रहा है? कस्टमर को सप्लाई कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? शेड्यूल 1 वाला एजेंट। अब आपको जीएसटी में दो प्रोविजन पता होना चाहिए। जीएसटी में एक प्रोविजन है, अगर हम किसी को लोन, एडवांस या डिपॉजिट देते हैं तो ये तो ट्रांजैक्शन मनी, और इस पर जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट जो होता है, बताओ, वो एग्जम्प्ट होता है। तो अगर आप किसी को लोन देते हो, एडवांस देते हो या डिपॉजिट देते हो, और सामने वाला आपको ब्याज देता है, तो ब्याज एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपने किसी को सप्लाई की है, सप्लाई मतलब माल बेचा है, और फिर सामने वाला आपको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि उसने, सामने वाले ने आपको टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो ये वाला जो इंटरेस्ट होता है ना, उस पर जीएसटी लगता है, और उसको वैल्यूएशन चैप्टर में इस पर जीएसटी भी लगता है। तो दो बातें ध्यान रखना, ये चार बातें मैंने बताई, फिर मैं लिंक करता हूं। बताओ, प्रिंसिपल डायरेक्ट इनवॉइस काटेगा तो आप शेड्यूल 1 वाले एजेंट नहीं हो। इनवॉइस एजेंट काटेगा तो आप शेड्यूल 1 वाले एजेंट हो। एक तो ये वाली बात। एक एक लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप किसी को लोन, एडवांस, डिपॉजिट देते हो, उसके ब्याज पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होता है। और अगर आपने किसी को सप्लाई की, माल बेचा, और सामने वाले ने लेट पेमेंट किया, उसके ब्याज पे जीएसटी लगता है। अब एक होता है डेल ट्रेडर एजेंट, डीसीए। बच्चों, डेल ट्रेडर एजेंट और नॉर्मल एजेंट में ये फर्क होता है कि जब आप कस्टमर को माल बेचते हो तो उसमें इस एजेंट की जिम्मेदारी होती है पैसे रिकवरी की। उस एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि मैं पैसा रिकवर करके दूंगा। तो सपोज करो आप ये वाले एजेंट हो, शेड्यूल 1 वाले एजेंट नहीं हो। अब मान लो सी ने पी को पेमेंट नहीं किया, तो बताओ उस केस में क्या करेगा? ए ए सी को पैसा उधार देगा और बोलेगा जा प्रिंसिपल को पे कर दे। तो यहां पे एजेंट ने ये जो ट्रांजैक्शन किया सी के साथ, क्या किया? ए ने सी को बोला जा प्रिंसिपल को पेमेंट कर, और मैं तेरे को लोन दे रहा हूं, एडवांस दे रहा हूं, और तू मुझे क्या देना? इंटरेस्ट देना। तो यहां इन दोनों के जो बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ए और सी के बीच में, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई वाला था या लोन एडवांस वाला था? सर, ये लोन एडवांस वाला ट्रांजैक्शन था, लोन एडवांस। तो उस केस में जब सी ए को इंटरेस्ट देगा ना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी, नो जीएसटी। अच्छा, दूसरा केस था कि यहां इनवॉइस किसने काटी थी? एजेंट ने, शेड्यूल 1 वाला एजेंट है। अब मान लो सी पेमेंट नहीं कर रहा, तो बताओ ए ने इसको सप्लाई भी की। अब ए बताओ उससे क्या चार्ज करेगा कि देख तू एक काम कर, प्रिंसिपल को तो पे कर, और मैं तेरे को पेमेंट कर रहा हूं, और बट मैं तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा।
तो यहाँ पे जो एजेंट था, क्या इसने सप्लाई की थी, क्या ये टर्नओवर एजेंट का था? तो जहां पे सप्लाई से संबंधित इंटरेस्ट होता है उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो आई होप ये सर्कुलर आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स थे वो सारे सर्कुलर मैंने आपको बता दिए। एक बार आप इन सर्कुलर्स को पढ़ लेना और कल से अपन सप्लाई चैप्टर्स के जो भी पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए मैंने आपको फाइलें भेज दी है, उनके क्वेश्चन करेंगे। और अब आप आगे मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन करने के बाद। अगला चैप्टर आएगा चार्जिंग सेक्शन, जिसके अंदर हम आरसीएम, एफसीएम और इको ये वाले पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।